पिछली क्लास में हम लोगों ने आपका हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। और पिछली क्लास में हमने देखा कि आपकी जो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो किस प्रकार से लोगों में जब ज़ोर पकड़ी और जब लोगों को ये एहसास हुआ कि ये हमारा भारतवर्ष तब तक हमारा नहीं हो सकता जब तक कि हम इसको अंग्रेज़ों से मुक्त ना करा लें। और इसी संदर्भ में बहुत से एसोसिएशंस का निर्माण किया गया, समुदायों को बनाया गया, जो कि राजनैतिक समुदाय थे, जिसमें आपने पढ़ा पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ एसोसिएशन के बारे में। फिर आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस भी देखा। तो ये सारे जितने भी इंडियन एसोसिएशन बने थे, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, इनका एक ही लक्ष्य था, वो था कि सारे लोगों को पूरे देश में जागृत करना, यानी उन लोगों को बताना कि किस प्रकार से जो है आपका जो देश है वो अंग्रेज़ों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है और आपको कैसे अधिक शक्ति मिलनी चाहिए, पावर मिलना चाहिए और अधिकार मिलने चाहिए, ताकि आप जो है इस देश की जो कि नागरिक हैं तो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और कोई भी बाहर से कोई विदेशी आपके ऊपर आके फिर शासन ना कर सके। और ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जैसे कि बहुत से ऐसे नियम कानून थोपे गए लोगों पर, भारतीयों पर, जिससे कि उनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गई। उसी के संदर्भ में आपने पढ़ा आर्म्स एक्ट के बारे में, जिसमें कि लोगों को हथियार रखने पे पाबंदी थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, मतलब लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। फिर इल्बर्ट बिल हम लोगों ने देखा, जिसका कि अंग्रेज़ों द्वारा बहिष्कार किया गया और ये जो है एक नाराज़गी की वजह बनी इंडियंस में। एंड देन वी हैव सीन योर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आपकी दिसंबर के महीने में 1885 में फॉर्म हुई थी बम्बई में। और हमने उसके बाद बहुत से नेताओं के बारे में पढ़ा, जो कि उसमें से सबसे ज़्यादा जो नाम आता है नरोजी साहब, जो कि एक बिजनेसमैन भी थे, पब्लिसिस्ट भी थे और लंदन में ये सेटल थे। लेकिन उसके बाद भी जो ये भारत में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसमें इन्होंने जो यंग लीडर्स थे उनको काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया। और फिर हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा, जो कि अनुनय विनय की एक पार्टी मानी जाती थी, जो ये समझती थी कि अंग्रेज़ जो हैं वो अपनी बात को जब हम प्रार्थना के द्वारा उनके सामने रखेंगे तो वो हमारी हर बात को मंजूर कर देंगे। और उन्होंने बहुत सी मांगों को उनके सामने रखा कि भारतीय लोगों को किस प्रकार से राजनीति में अधिक से अधिक स्थान, नौकरियां और शक्ति देनी है। और फिर सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन को भारत में भी कंडक्ट किया जा सके, क्योंकि सब लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो विदेश तक की यात्रा का खर्चा उठा सकें और उसको दे सकें। तो अगर उनके अपने देश में होगा तो वे लोग भी इसका हिस्सा बन सकेंगे। और फिर जो बड़े पोजीशंस पे जो मात्र अंग्रेज़ों का एक अधिकार था उसको हटा के कहा कि इसके अलावा भारतीयों को भी उस पे शासन करने का अधिकार दिया जाए या नौकरियां करने का अधिकार दिया जाए। तो इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो भाई आप इससे ये सिद्ध करेंगे कि आप हमको बराबरी का दर्जा देते हैं, और प्लस जो इतना ज़्यादा हमारा इंडियन पैसा जो आपके देशों में जा रहा है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। ठीक है। फिर जो इन्होंने आर्म्स एक्ट लगाया था और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को छीना था उसको हटाने की मांग की गई। और ये कहा गया कि हमारे देश से जो अनाज अपने देशों में भेज रहे हैं उसको आप रोकिए, क्योंकि वो उन किसानों के द्वारा उगाया जा रहा है जो आज खुद जो है भूखे मरने के कगार पे आ गए हैं। और आपने जो भी आर्थिक नीतियाँ बनाई उन्होंने भारत को गरीबी और भुखमरी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। इसके अलावा जो नमक के ऊपर इन्होंने जो प्रतिबंध लगा था, मतलब सॉल्ट टैक्स लगाया था। अब नमक क्या होता है, एक बहुत ही आम चीज़ होती है। ठीक है। अमीर से लेके गरीब तक हर इंसान इसको खाता है, तो इस पर टैक्स लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसको हटाने की मांग की गई। फिर आदिवासियों का अधिकार उनको देने की मांग की गई। और ओके, और इसमें ये भी बताया गया कि कांग्रेस एक बहुत ही धनाढ्य लोगों का वर्ग था, पढ़े लिखे लोगों का वर्ग था, उसके बाद भी वो गरीबों के लिए आवाज़ उठाया करता था। राइट। और ये कहा गया कि अंग्रेज़ों के प्रति जो एक दृष्टिकोण था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो था आपका मॉडरेट व्यू, यानी बहुत ही विनम्र होकर अपनी बात को रखना। तो आज हम शुरू करेंगे आपका अगला टॉपिक, दैट इज़ फ्रीडम इज़ आ बर्थ राइट, मतलब जो स्वतंत्रता है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखिए 1880s तक ऐसे बहुत से भारतीय लीडर्स थे जिन्होंने कि कांग्रेस के काम करने के तरीके पे प्रश्न उठाना शुरू किया। ठीक है। अब जैसे बंगाल में, आपका महाराष्ट्र में, पंजाब में, तो इसमें ऐसे बहुत से प्रखर नेता थे, जैसे आपके बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ठीक है। ये ऐसे नेता थे जो काफ़ी उग्र स्वभाव के थे। ठीक है। रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है मॉडरेट, एक होता है रेडिकल। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मॉडरेट का मतलब होता है जहाँ पे हम किसी चीज़ को झुक के विनय के साथ मांगते हैं, और रेडिकल का मतलब होता है जहाँ पे अपनी चीज़ को छीन लेते हैं।
ठीक है, ये मेरा है, आप इसको मुझे दीजिए। ओके, तो ये रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स अपनाते थे और इन्होंने पूरी तरीके से जो मॉडरेट्स थे उनके काम करने के तरीके को इन्होंने गलत बताया, उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आप जो ये प्रार्थना की जो राजनीति कर रहे हैं पूरी तरीके से गलत है। और इन्होंने कहा कि आप जो है अपने आप पे डिपेंड हो जाइए, मतलब आप खुद पर आत्मनिर्भर रहिए। ओके, और कंस्ट्रक्टिव वर्क कीजिए, यानी ऐसा काम कीजिए जो कुछ सार्थक हो, जिसका कोई मतलब समझ में आता है। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। इनका कहना था कि आपको खुद अपनी शक्ति पे विश्वास होना चाहिए, आप इस बात पे निर्भर मत कीजिए कि सरकार का आपके प्रति कौन सा नज़रिया है, वो आपको क्या देना चाहते हैं और क्या नहीं देना चाहते हैं। और लोगों को जो है अपने स्वराज के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। स्वराज मतलब ऐसा राज्य जो हमारा है, स्व यानी खुद का। और जो अब तिलक साहब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये स्लोगन दिया था, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब ये जो स्वतंत्रता है ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1905 में जो आपके वाइसरॉय कर्जन थे, ठीक है, इन्होंने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है, अभी बंगाल का विभाजन एक बहुत ही ख़राब घटना थी भारतीय इतिहास में। इसके पीछे इन लोगों की बहुत बड़ी राजनीति काम कर रही थी। वैसे तो इन लोगों ने ये इसका रीज़न दिया था कि भाई बहुत बड़ा ये आपका बंगाल है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो है बंगाल का मतलब ये था कि उसमें आपका बिहार भी आता था और उड़ीसा के पार्ट्स भी आते थे। ठीक है, वो सब मिला के आपका बना था आपका बंगाल। और उस वक्त का जो है ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम का सबसे बड़ा प्रोविंस, सबसे बड़ा प्रांत माना जाता था। तो अंग्रेज़ों ने ये बहाना दिया कि अब जो है बंगाल पे हमको शासन करने में दिक्कत हो रही है, तो अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, इसको अब हम बांट देंगे। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली किसकी सुविधा की बात कर रहे थे, ये अपनी सुविधा की बात कर रहे थे। ओके, अब इसमें क्या है कि जैसे आपका सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसमें निकल के आती है, तो वो आती थी आपकी अंग्रेज़ों की और जो बड़े बड़े आपके उद्योगपति थे। ओके, अब इसमें इन्होंने क्या किया था, दे हैव इंस्टेड ऑफ रिमूविंग नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस, द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद द असम। अब देखिए इन्होंने क्या किया था कि जो ऐसे लोग थे जो बंगाली नहीं थे, ओके, जो बंगाली लोग थे उनको, जो बंगाली नहीं थे उनको प्रोविंस से निकालने के अलावा इन्होंने क्या किया था कि ईस्ट बंगाल को अलग अलग कर दिया था और इसको ले आके इन्होंने आसाम में मर्ज कर दिया। ठीक है, इनका मेन मुद्दा बस ये था, इनका मोटिव ये था ब्रिटिश का कि ये जो इनकी एकता बन गई है, ठीक है, जो बंगाली राजनीतिक हैं इनकी एकता बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से संगठित हो रही है, ये बहुत पावरफुल हो रही है दिन पे दिन, तो अगर हम इनको बांट देंगे तो ये क्या होगा, ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक बार स्प्लिट हुआ बंगाल तो मतलब वहाँ के लोग भी क्या होंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, इनका मेन मुद्दा जो है बंगाल को बांटने का सिर्फ यही था, क्योंकि ये उस वक्त जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी उसको जो ये तोड़ना चाहते थे। अभी जो इन्होंने जो इन्होंने विभाजन किया बंगाल का, इससे लोग जो है अच्छा खासे नाराज़ थे और पूरे भारतवर्ष में जो है इसका बहिष्कार किया गया, लोगों ने इसका विरोध किया गया। और जो कांग्रेस थी उसके सारे नेता, भले ही वो मॉडरेट हों या रेडिकल हों, उन लोगों ने भी इसका विरोध किया। ओके, अब इसी संदर्भ में बहुत बड़ी बड़ी आपकी मीटिंग्स रखी गई, धरना दिया गया, लोगों को बुला के उनको बताया गया। ठीक है, मास प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ। मास प्रोटेस्ट मतलब जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने जो है इसके खिलाफ अपना प्रदर्शन दिखाया। ओके, तो अब ये जो स्ट्रगल किया गया इसको कहा गया स्वदेशी मूवमेंट, राइट। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल but with echoes everywhere too. In deltaic आंध्रा फॉर इंस्टेंस इट वॉज नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, इसको नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट का। और इस स्वदेशी मूवमेंट सबसे ज़्यादा तीव्र था बंगाल में, लेकिन इसकी आवाज़ जो है पूरे देश में गूंज रही थी। और अगर हम आंध्रा की बात करें, आंध्रा के डेल्टाइक रीजन की बात करें, तो वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट को जो है वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अब देखिए फिगर 3 आप देख सकते हैं, इन्होंने पिक्चर दी हुई है बाल गंगाधर तिलक साहब की, जिनका स्लोगन अभी आपने पढ़ा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। अब यहाँ पे ये जो केसरी की बात की गई है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका एकेडमिक ही नहीं स्कूल में, बल्कि आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे ये लगातार पूछा जाएगा कि द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दैट लाइज ऑन द लेबल केसरी, अ मराठी न्यूज़पेपर एडिटेड बाय तिलक, became one of the strongest critics of
ब्रिटिश रूल, यानी केसरी नाम का जो अखबार जो है शुरू किया गया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और इन्होंने जो है इससे ब्रिटिश साम्राज्य की बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए जो स्वदेशी मूवमेंट था, दिस स्वदेशी मूवमेंट sought टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड encourage द आइडियाज़ ऑफ सेल्फ हेल्प। ठीक है, अब स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या था? इसका जैसे कांग्रेस का क्या एक व्यू था कि हमको जो है प्रार्थना करके अपनी बात जो है अंग्रेज़ों के सामने रखनी है और सरकार को मनाना है इस बात के लिए कि वो हमारी सारी मांगे पूरी कर दें। ठीक है, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट जो है, ठीक, इसने इसका बहिष्कार किया। उन्होंने मोटिवेट किया सेल्फ हेल्प के आइडिया को, मतलब अपनी मदद खुद करो। ठीक है, तो अब ये जो स्वदेशी एंटरप्राइज नेशनल एजुकेशन एंड द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब इसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया गया? देखिए इसमें राष्ट्रीय शिक्षा का इस्तेमाल हुआ, आपकी भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें कि आप खुद की मदद स्वयं करें, यानी किसी पे निर्भर ना रहें, किसी से मांगे नहीं, अपना अधिकार आप छीनिए। So to fight for Swaraj, the radicals advocated mass mobilization and boycott of British institutions and goods। ठीक है, अब देखिए स्वराज मूवमेंट जो है आपका, ये तो स्वदेशी मूवमेंट था जो कि स्वराज के लिए लड़ रहा था। तो इनका तरीका क्या था लड़ने का? ये जो है 3 चीज़ों पे काम करते थे। पहले तो मास मोबिलाइजेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठा करके तब अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो भी धरना प्रदर्शन वगैरह है वो किया जाए। और दूसरा जो है जितने भी आपके विदेशी संस्थाएं थे, ठीक है, जो भी उनके शिक्षा संस्थान थे या ऑफिसेस थे या यूनिवर्सिटी जो भी था, सबका बहिष्कार करो, वहाँ पे किसी को नहीं जाना। और दूसरी चीज़ उनके द्वारा जो बनाई गई चीज़ें, यानी बाहर से जो विदेश से जो चीज़ें आ रही हैं उसको हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना है। यही इसी का मतलब स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आपका स्वदेशी मूवमेंट जो है, इसमें 3 चीज़ें आपकी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो रही हैं। ओके, मतलब वो कौन से तरीके थे? ओके, वो कौन से तरीके थे जिसके द्वारा आपका जो स्वदेशी मूवमेंट है जो वो काम करता था। ठीक है, तो इसमें हमने आपकी 3 चीज़ें पढ़ी अभी यहाँ पे। एक पहला कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके तब धरना प्रदर्शन किया जाए और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बहिष्कार किया जाए। और तीसरा जो है विदेशों के द्वारा जो चीज़ें बन के आ रही हैं उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, अब नाउ सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगैन टू सजेस्ट दैट रेवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। अब इसमें से कुछ लोग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव के थे, यानी ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेज़ों को किसी भी तरीके से खदेड़ना चाहते थे, यानी रेवोल्यूशनरी वायलेंस, यानी किसी प्रकार से हिंसा प्रदर्शन करके इनको मार के डरा के देश से भगा दिया जाए। मतलब अगर हमको ब्रिटिश रूल से मुक्ति पानी है तो हमको जो है इनको अपने देश से खदेड़ना पड़ेगा। ओके, ये लोग जो है प्रार्थना की नीति के ऊपर काम नहीं करते थे। सो द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वेर मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट्स एज वेल। अब जब आपकी 20वीं शताब्दी के आगे के जो साल आए, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत से विकास हमको इस संदर्भ में देखने में आए। जैसे इसमें जो आपके बहुत से मुस्लिम ज़मींदार थे, नवाब्स थे, ठीक है, इन लोगों ने जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ढाका में 1906 में। ठीक है, दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो लीग था इसका काम क्या था? इसने क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया था, इसने इसको समर्थन दिया था। ठीक है, इट डिज़ायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, डिमांड कोइसेड बाय द गवर्नमेंट इन 1909 and some seats in the councils were now reserved for Muslims who would be elected by Muslim voters। देखिए बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी यहाँ पे। अब ये इन्होंने जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ढाका में, तो इन्होंने एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की, क्योंकि इनको यहाँ पे अपना फ़ायदा नज़र आया, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भेदभाव के तहत काम कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने एक मंशा दिखाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, मतलब जहाँ पे धर्म के आधार पे जो है वोटिंग की जाएगी, यानी जहाँ पे आपकी संख्या ज़्यादा है मुस्लिम्स की, ठीक है भाई, बंगाल का तो विभाजन हो गया, अब जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं तो वहाँ पे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, ठीक, ताकि वो लोग अपने धर्म का एक नेता जो है वहाँ पे खड़ा कर सकें। ओके, तो नाउ सम सीट्स इन द काउंसिल्स वे नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम्स हु वुड बी इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स। तो इसके तहत जो है कुछ सीट्स काउंसिल में क्या की गई? रिजर्व कर दी गई। ठीक है, सीट रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि उस सीट्स पे सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि ही आके बैठेगा, जिसको कि कौन कलेक्ट करेगा? मुस्लिम वोटर सेलेक्ट करेंगे, मतलब मुस्लिम वोटर्स इसको वोट दे के चुनेंगे और वो प्रतिनिधि जो है वो काउंसिल का हिस्सा बनेगा। दिस टेम्प्टेड पॉलिटिशियंस टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स। अब देखिए बहुत ही
इसको एक ख़राब चीज़ की शुरुआत मानी जा सकती है जो कि उस टाइम शुरू हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी राजनीति जो है उसने जो है एक सांप्रदायिक एक धार्मिक रंग ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे अब मौका मिल गया था राजनीतिक जो पार्टीज़ थी, जो राजनेता थे, ठीक है, वो अब क्या करने लग गए, वो अब सारे देश की जो हित की राजनीति उसको छोड़कर अब वो अपने अपने धार्मिक समुदाय के लिए जो है वो काम करने लग गए। यानी अब जो मुस्लिम है वो मुस्लिम समुदाय के लिए लड़ेगा, और जो भाई हिंदू है वो हिंदू के लिए, बाकी जो धर्म संप्रदाय जातियाँ हैं वो सब अलग अलग होने लग गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक स्वार्थ की भावना जो है बहुत तेज़ी से देखने में आई। ठीक है, मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। इस बीच में जो है आपकी जो कांग्रेस थी वो 1907 में स्प्लिट हो गई। ठीक है, उसमें बिखराव आ गया। द मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज़ ऑफ बाइकॉट। ओके, अब इसमें जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, वो जो है रेडिकल्स के काम करने की नीति के खिलाफ थे। रेडिकल्स ने जो कहा कि भाई आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बहिष्कार कीजिए, आप उनके बनाए हुए कपड़े या खाने को इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है, और उनका बहुत ही रिवॉल्यूशनरी तरीके से उनका विरोध कीजिए। तो इसको जो है मॉडरेट ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। तो विचारधारा अलग अलग होने से क्या हुआ, मॉडरेट और रेडिकल्स नाम के दो संप्रदाय कांग्रेस में अलग अलग हो गए। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स। ठीक है, क्योंकि मॉडरेट्स जो आपके रेडिकल्स थे वो भाई हिंसा की बात करते थे, ठीक है, लेकिन मॉडरेट्स कहते थे कि ये गलत है। उनको लगता था कि इसमें जो है फोर्स का इस्तेमाल होगा, मतलब इसमें हम लोग जो है शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और ये गलत है। तो आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अब जब आपकी कांग्रेस जो है वो विभाजित हो गई, ओके, तो अब ये जो है इसमें जो लोग थे जो कि मॉडरेट्स थे, ठीक, अब इन्होंने जो है तिलक के अंडर में आके काम करना शुरू कर दिया। ओके, आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो ये सब जो है बाहर से जो है तिलक के अंडर में जो है, क्योंकि जब कांग्रेस विभाजित हो गई तो कुछ लोग आके क्या किए, तिलक में आके तिलक साहब के साथ मिल गए। सो द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915। लेकिन कुछ समय के पश्चात अब ये जो मॉडरेट और रेडिकल आपस में अलग अलग हुए थे, अब ये दोबारा 1915 में दिसंबर में आकर आपस में रीयूनाइट हो गए। सो नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अक्सर पूछा जाता है लखनऊ पैक्ट के बारे में कि लखनऊ पैक्ट एक्चुअली था क्या। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट का मतलब दिसंबर 1915 में जब आपके कांग्रेस दोबारा आपस में रिकंसाइल हो गई। ठीक है, तो इसमें आपके जो मुस्लिम लीग थी, ठीक, और जो आपकी कांग्रेस थी, ठीक है, इन लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया था। ठीक, अब उसके बाद इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अब हम जो है अपने देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, तो अब इसमें आपकी जो, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, दिसंबर 1915, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों ने आपस में एक पैक्ट साइन किया था जिसको कहा गया हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। और इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि अब हम जो है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे जो कि हमारे देश के लिए काम करेगी। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है अब द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब यहाँ पे राष्ट्रवाद का जो उदय हो चुका था, लोगों को जब अपने अधिकार समझ में आ गए थे, तो कैसे ये विकास इसका हुआ, ये आगे बढ़ा, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसमें जो है वो जुड़ने लग गए। ओके, मास का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में जब लोग आके इससे जुड़ते हैं। देखिए ये लाला लाजपत राय की पिक्चर आपको दे रखी है। अ नेशनलिस्ट फ्रॉम पंजाब, ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द रेडिकल ग्रुप विच वॉज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशंस। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द आर्य समाज। ठीक है, ये लाला लाजपत राय हैं, तो ये जो है रेडिकल ग्रुप से बिलोंग करते थे। ओके, और ये जो है प्रार्थना की राजनीति का बहिष्कार करते थे, और ये आर्य समाज के भी बहुत ही एक्टिव नेता माने जाते थे। अब देखिए रिवॉल्यूशनरी वायलेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, द यूज़ ऑफ वायलेंस टू मेक अ रेडिकल चेंज विद इन सोसाइटी। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी वायलेंस मतलब जहाँ पे हम क्रांति करते हैं, ठीक है, मांगते नहीं हैं, हम छीनते हैं। तो यहाँ पे हिंसा का इस्तेमाल करके समाज में जो है बदलाव लाना। और काउंसिल का मतलब होता है एन अपॉइंटेड और इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल विद एन एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। ठीक है, जहाँ पे एक ऐसी इलेक्टेड बॉडी होती है जहाँ पे लोग जो है चुन के आते हैं, जहाँ पे प्रशासनिक काम वो संभालते हैं, जहाँ पे लोगों के लिए वो शासन किया करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मास नेशनलिज्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे
इन 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट। ठीक है, 1919 आते आते अब ये जो विरोध था अंग्रेज़ों के प्रति, इसने एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया था। बहुत लोग इसमें आके जुड़ गए थे। इसमें आपके किसान, आदिवासी और आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, और वुमेन भी जो हैं बहुत बड़ी संख्या में इससे जुड़ी। और इसके साथ फैक्ट्री वर्कर्स भी जुड़े थे। मतलब तकरीबन आपके देश का हर व्यक्ति जो इसके साथ आके जुड़ चुका था। नाउ सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स टू बिगैन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस इन द 1920s। ठीक है, अब देखिए 1920 तक अब ऐसे व्यवसायी भी थे जो कि कांग्रेस को समर्थन देने लग गए। तो ऐसा क्या कारण था? ठीक है, क्योंकि अक्सर व्यवसायी जो है वो माना जाता है कि बहुत न्यूट्रल थे। भाई उनको तो अपना जो है मतलब बिज़नेस संभालना है, उनको अपना पैसा कमाना है। उन लोगों का कोई ख़ास इंटरेस्ट रहा नहीं करता था इसमें कि भाई वो देश के लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन अचानक से 1920 में आके उन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण नहीं था। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े देशभक्त हो गए हैं। ठीक है, उसके पीछे उनका एक निजी स्वार्थ था। तो हम लोग देखते हैं इसको। अभी देखिए, जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद आपकी जो एक आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ थी भारत में बहुत तेज़ी से बदल गई। ठीक हुआ क्या था कि जब आपकी ये प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद जो आपकी मिलिट्री थी, आर्मी थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होने लग गया। ठीक है, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया आपका सरकार का। ठीक, तो अब ये गवर्नमेंट नहीं, भैया अब अंग्रेज़ खर्चा कहाँ से निकालेंगे? तो उन्होंने खर्चा निकाला अपना भारत के किसानों की जेब से। ठीक है, टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के, भाई आप ये टैक्स पे कीजिए। ठीक, सो द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज द टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स। ठीक, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी इसकी सैलरी आ रहा है, उसमें आपने टैक्स डाल दिया। फिर जो भी बिज़नेस प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब जो भी लोग कमा रहे थे भारतीय, उसमें लोगों ने टैक्स डाल के, बाकी जो किसानों का टैक्स था वो तो अलग चीज़ थी, वो तो मान लीजिए बहुत दिन से चल रहा था। अब इस पे भी इन लोगों ने टैक्स डालना शुरू कर दिया पैसा लेने के लिए। सो इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज लेड टू शार्प राइज इन प्राइसेस विच क्रिएटेड ग्रेटर डिफिकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल। जब लड़ाई हुई तो उसके बाद क्योंकि सैन्य शक्ति के आपके खर्चे बढ़ गए, ठीक है, सेना की डिमांड पूरी करनी थी, लड़ाई में हथियार भेजने थे। ठीक भाई, आपका जो खाना, अनाज, रसद, जो भी चीज़ें थी, कपड़े से जूते से लेके हर सामान, जब लड़ाई छिड़ती है तो खर्चा बहुत ज़्यादा सैनिकों का बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको सप्लाई करना होता है। तो इससे क्या हो गया, अब इसको पूरा कर रही हैं कैसे भाई? इससे फिर क्या हो, जब सारा सामान वहाँ पे जाने लग गया तो अब जो सामान बचा देश में वो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो महंगा हो जाता है। ठीक है, तो सारी की सारी दिक्कत फिर किसकी होती है वहाँ पे? साधारण जनता की होती है। ओके, अब दूसरी तरफ अब हम जब बिजनेस ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो इन लोगों को क्या था, इन लोगों की चांदी चांदी थी, इन लोगों को बहुत फायदा हो रहा था। क्यों? सुनाओ। फैबुलस प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर, जैसे कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कारण क्या था, अब जब लड़ाई हुई तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि भाई लड़ाई में बहुत से सामान जाते थे, जो आपके जूट बैग्स हो गए, कपड़े हो गए, जो रेल्स वगैरह हो रही थी, ठीक है, इनका इतना डिमांड पड़ गया। सो अब इसके बाद और क्या, इट कॉज अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। ठीक है, अब चूंकि वो लोग लड़ाई में अपने आप को झोंक चुके थे विदेशी लोग, ठीक, तो वहाँ पे चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। तो अब पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया के ऊपर आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बिजनेसमैन थी उनकी चांदी ही चांदी। ओके, सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपैंड ड्यूरिंग द वॉर। तो अब ये हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो आम जनता के ऊपर तो इसकी बहुत ही ख़राब मार पड़ी, लेकिन जो व्यवसायी थे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत से सामान की डिमांड बढ़ने लग गई वॉर के टाइम में, और वो उन लोगों ने मैन्युफैक्चर करके देना शुरू कर दिया। राइट, सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपैंड ड्यूरिंग द वॉर। तो जब लड़ाई हुई तो हमारे जो भारतीय उद्योग थे उनका बहुत तेज़ी से विकास हुआ, and the Indian business group begins to demand greater opportunities for development. This war also led the British to expand their army. ठीक है, अब इसका दूसरा रूप ये था कि अब जब ये वॉर छिड़ी तो ब्रिटिश जो है उसने अपनी आर्मी को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो अब इसमें जब उनकी आर्मी एक्सपैंड हो रही है, भाई सैनिक आपको और ज़्यादा चाहिए, तो सैनिक आएंगे कहाँ? तो उन लोगों ने क्या किया, अब जो गाँव के लोग थे उन पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि अब आप लोग चलिए सैनिक बनिए और हमारे लिए युद्ध लड़िए, फॉर एलेन कॉज। एलेन कॉज मतलब हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं, मतलब हमने तो किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, हमारा तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, तो हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास तो कोई रीज़न नहीं है। ये किसी निरर्थक कारण के लिए जो लोगों को ज़बरदस्ती सैनिक बना के जो है सेना में भेजा जाने लगा। सो लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वे सेंट टू सर्व एब्रॉड। अब बहुत से सैनिक जो हैं वो विदेश जाने लग गए लड़ाई लड़ने के लिए। और अब जब इसमें से कुछ वापस आए लड़ाई लड़के, ठीक है, तो अब उन लोगों की थोड़ी सी चेतना जागी। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर गए, उन लोगों ने लोगों को देखा। ठीक, सो
they have an understanding of the ways in which the imperialistic powers are exploiting the people of Asia and Africa and with a desire to oppose colonial rule in India. ठीक है, वहाँ जाके इन लोगों ने देखा कि सिर्फ हमारे देश में ही ये लोग बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ये लोग बाकी भी जो देश है वहाँ पे भी जाके इन लोगों ने भीषण तबाही मचाई है, लोगों का बहुत ज़्यादा इन लोगों ने शोषण किया है। ठीक है, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में इन लोगों ने बहुत शोषण किया है लोगों का। तो अब जो है यहाँ पे इन लोगों के भीतर एक आग जगी कि अब हम लोगों को इस ब्रिटिश रूल का जो है हमको यहाँ पे विरोध करना है। राइट, सो फर्दर मोर इन 1917 देर वॉज अ रेवोल्यूशन इन रशिया। ठीक, अब देखिए 1917 में क्या हुआ, आपकी रूस की क्रांति है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जाके अगली क्लास 9th में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बड़ी क्रांति थी और इसने बहुत से लोगों को जो है मोटिवेट किया अपने अधिकारी के लिए लड़ने के लिए। ठीक है, तो रूस की जो क्रांति थी इसमें जो है आपके जो पीसेंट्स थे और जो आपके वर्कर्स थे, ठीक, इन लोगों ने जो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। ओके, तो अब जब इन लोगों की लड़ाई की खबर पहुंची लोगों में, तो लोगों के अंदर एक आइडिया आया, ठीक है, अबाउट द सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब जहाँ पे कि कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं रहेगा, सब लोग बराबर के रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे जैसे कहा जाता है सोशलिज्म मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ मीन्स क्रिटिक ऑफ अ जिसे हम पूंजीवाद का विरोधी मानते हैं। ठीक, जहाँ पे कि आपकी जो उत्पादन की जो शक्तियाँ हैं, जो उसके जो भी पैसा है, मशीन है, उस पर सारा का सारा अधिकार जो है किसी एक व्यक्ति का होता है और बाकी सब उसके अंडर में काम करते हैं। और जो भी फ़ायदा होता है उसका जो सारा लाभ है पूंजीपति वर्ग की जेब में जाता है और जो मजदूर है उसका उसको जो है उसका बहुत ही छोटा सा अंश मिलता है। ठीक है, तो इसके ठीक विपरीत माना जाता है आपका साम्यवाद यानी सोशलिज्म। ठीक, तो ये इसकी जो एक चेतना थी वो लोगों में बहुत तेज़ी से फैलने लग गई, इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट। तो ये जब यहाँ पे इंडिया में पहुंची तो लोग इससे बहुत अच्छी तरीके से इंस्पायर हुए और लोगों को सीखने को मिला कि सोशलिज्म की महत्वता क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। अभी जो महात्मा गांधी थे वो जिन स्थितियों में भारतवर्ष में जिनका इनका आगमन हुआ था, ठीक है, जब हम के अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त ये बहुत बड़े जन समुदाय का एक नया चेहरा लेके उदय हुए थे, बहुत बड़े नेता बन के उभरे थे। और गांधी जी जो है ये 46 साल की उम्र में जो है भारतवर्ष आए 1915 में साउथ अफ्रीका से। और उनके लिए जो स्थितियां जो हैं कुछ नई नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी वे जो है साउथ अफ्रीका में जो है लोगों के हितों के लिए एक नॉन वायलेंट अहिंसात्मक लड़ाई जो है वो लड़के आ रहे थे। और वे जो है काफ़ी बड़े तौर पे जो है भारतीयों के संपर्क में थे। ठीक है, तो जो अभी महात्मा गांधी है, ही emerged as a mass leader and in the age of 46 he arrived in India in 1915 from South Africa and having led Indians in that country in non-violent marches against racist restrictions। racist माने जहाँ पे आपको आपकी चमड़ी के रंग के हिसाब से, ठीक है, गोरा काला जिसे कहते हैं ना, तो इसका जो एक भेदभाव था साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे इन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए एक अहिंसात्मक जो है एक संघर्ष किया था। और इस दौरान जो है इनकी एक सम्मानीय सम्मानीय चेहरा था इनका, एक रेस्पेक्टेड लीडर के रूप में ये जो है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये जाने जाते थे। और जो इनका एक साउथ अफ्रीका कैंपेन था, मतलब इन्होंने जो वहाँ पे लड़ाई लड़ी इंडियंस के लिए, उस दौरान जो है ये बहुत सारे भारतीयों के संपर्क में आए। वो बहुत से धर्मों के थे, जैसे आपके हिंदू, मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियंस, गुजरातीज, तमिल्स, नॉर्थ इंडियंस। ठीक है, और जो उच्च वर्ग के धनाढ़ लोग थे, लॉयर्स थे, वर्कर्स थे, तो ये काफ़ी लोगों के जो है संपर्क में थे। नाउ महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। तो जब ये 1915 में भारत आया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना पूरा एक साल जो है लगा दिया पूरे देश को घूमने में, यानी पूरे भारतवर्ष का इन्होंने भ्रमण किया, लोगों को समझा कि भाई उनकी ज़रूरतें क्या है और उनकी जो स्थितियाँ हैं वो किस प्रकार की है। ठीक है, वो लोगों को बहुत करीब से देखना चाहते थे। ओके, तो अब इसके बाद हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशंस वेयर इन लोकल मूवमेंट्स इन चंपारण। ठीक है, तो अब जब ये उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, उसके बाद जिनकी जो पहली लड़ाई थी, ठीक है, जो पहला संघर्ष इन्होंने किया था वो था आपका चंपारण में। ठीक है, और खेड़ा एंड अहमदाबाद वेयर ही केम इनटू कांटेक्ट विद राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इस वक्त इन्होंने जब लोगों की दिक्कतों को, शिकायतों को सुना, जब देखा कि लोग किस प्रकार से जो है त्रासदियों का शिकार हैं, अंग्रेज़ों के शोषण का शिकार हैं, तो इसमें इन्होंने चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में जो है लोगों के हितों के लिए संघर्ष किया। और इसी दौरान फिर उन्होंने इनकी जो एक पहचान थी वो राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के
पहले राष्ट्रपति थे, ये उनके संपर्क में वहाँ पर आए और वल्लभ भाई पटेल जिनको कि आप लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, यहाँ से भी इनका उनके साथ परिचय हुआ। ओके। अब जो अहमदाबाद का जो इनका एक कैंपेन था, इट वाज अ सक्सेसफुल मिल वर्कर्स स्ट्राइक इन 1918। ठीक, तो यहाँ पे जो वहाँ के मिल वर्कर्स काम कर रहे थे उनके लिए इन्होंने जो स्ट्राइक की थी 1918 में, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्राइक साबित हुआ था। नाउ अब बाकी हम अब कुछ बड़े ऐसे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले हम देखते हैं आपका रॉलेट सत्याग्रह। ओके, अभी देखिए आपका रॉलेट सत्याग्रह क्या था ये। नाउ इन 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, तो रॉलेट एक्ट का मतलब ऐसा था इसमें कि जो पुलिस थी उसको खुले हाथ दे दिए गए थे, यानी कि आप बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी मुकदमा दायर किए आप किसी को भी आप क्या करते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको पुलिस कस्टडी में ले सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से अन्यायप्रिय था। तो 1990 में गांधी जी ने जो है लोगों को सत्य के लिए आग्रह करने के लिए कहा। ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो कि ब्रिटिश लोगों ने नया नया बस अभी पास किया था। तो इस एक्ट के हिसाब से, ठीक है, इस एक्ट में था क्या, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, it curbed fundamental rights such as the freedom of expression and strengthened police powers। ठीक है, यानी लोगों का अधिकार, उनको बोलने का अधिकार उनसे छीन लिया गया और पुलिस की शक्तियों को इसमें बढ़ा दिया गया, यानी पुलिस की मनमानी को यहाँ पे पूरी तरीके से खुला हाथ दे दिया गया था। तो यहाँ पे गांधी जी ने जो है सत्याग्रह लोगों को करने के लिए कहा। सत्याग्रह का मतलब ये होता है जहाँ पे लोगों को सत्य के लिए आग्रह करना है, यानी अपनी जो बात है, ठीक है, वो सामने वाले को उसके सामने रखनी है, उसको मनवाना है अहिंसात्मक तरीके से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी मारपीट के। ठीक है, उनको अपनी बात जो है वो मनवानी होती है, उसे कहा जाता है सत्य के लिए आग्रह, कि ताकि जो आपका सामने वाला है वो आपकी बात से कन्विंस हो जाए और कन्विंस होके फिर वो आपको आपका अधिकार दे दे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर्स फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रेस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात बाकी आपके राजनीतिक नेता थे, महात्मा गांधी के अलावा जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे और बाकी नेता थे, उनको भी लगा कि भाई सरकार को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो लोगों के जो उनके दैनिक मतलब उनके जो आम अधिकार हैं, उन जो आम स्वतंत्रता के अधिकार है वो उनसे छीन सके, क्योंकि पूरी तरीके से गलत एक्ट पास हुआ था। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डेविलिश एंड टेरनिकल। उन्होंने कहा कि जो एक्ट पास हुआ है ये पूरी तरीके से एक इसे कहा जाता है एक राक्षस प्रवृत्ति का है। ठीक है, इसे मानवीय नहीं कहा जा सकता और ये टेरनिकल भी है, बहुत रूड है, लोगों के ऊपर एक अत्याचार है। तो गांधी जी ने लोगों से कहा, ठीक है, द ही आस्क्ड इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व ऑन 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट ऑपोजिशन टू दिस एक्ट, अ डे ऑफ ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल, दैट इज स्ट्राइक। ठीक है, तो ये जो 6 अप्रैल 1919 का दिन था, ये जो है अहिंसात्मक दिन के रूप में मनाया गया, जहाँ पे कि इस एक्ट का, कौन से एक्ट का, रॉलेट एक्ट का जो है बहिष्कार किया गया। मतलब एक ऐसा दिन था जिसको कि अत्याचार के रूप में और प्रार्थना के रूप में मनाया गया, हड़ताल के जरिए। ठीक है, जहाँ पे लोगों ने स्ट्राइक की। नाउ सत्याग्रह सभाज वे सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। तो यहाँ पे सत्याग्रह सभाएं बनाई गई ताकि इस मूवमेंट को जो है वो सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च किया जा सके। अब देखिए, नाउ द सत्याग्रह Rowlatt Satyagraha turned out to be the first all India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities। अब ये जो रॉलेट सत्याग्रह है, ये जो है भारतवर्ष का पहला, पूरे भारतवर्ष का जो है पहला संघर्ष बना ब्रिटिश राज के खिलाफ। इनफैक्ट ये कुछ ही सिटीज़ में हुआ था, लेकिन इसका प्रभाव जो है पूरे देश में देखने में ये आया। ठीक है, अब देखिए, इन अप्रैल 1919 there were a number of demonstrations and hartals in the country and the government used brutal measures to suppress them। अब इसी रॉलेट सत्याग्रह के तहत जहाँ पे लोग स्ट्राइक कर रहे थे, धरना दे रहे थे, तो इसी में जो है आपका जो है जो सरकार थी उसने बहुत ही अमानवीय तरीके से लोगों को जो है मार के, पीट के इसको दबाने की कोशिश की। अब इसी के संदर्भ में जलियांवाला बाग का जो एक कांड जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा, बहुत ही विभत्स एक हत्याकांड कहा जा सकता है इसको, जो कि बहुत बड़े जन समुदाय पे किया गया था, इसके बारे में अब आप लोग पढ़ेंगे। द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज inflicted by General Dyer in Amritsar on Baisakhi Day on 13th April were a part of this repression। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये आपका अमृतसर में जो है
जलियांवाला बाग नाम की जगह थी जहाँ पे 13 अप्रैल के दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है इकट्ठा हुए थे जो कि रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से कर रहे थे, ठीक है, अहिंसात्मक तरीके से कर रहे थे। नाउ ऑन लर्निंग अबाउट द मैस्करे रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस्ड द पेन एंड इंगर ऑफ कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड। अब देखिए इसमें हुआ क्या था। अभी 13 अप्रैल 1919 में आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, फिगर 7 में देखिए, ये आपको पिक्चर शो हुई है। नाउ here, the walled compound in which General Dyer opened fire on a gathering of people. The people are pointing to the bullet marks on the wall. तो ये जब लोग यहाँ पे बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इकट्ठे हुए थे, लोग बहुत ही आराम से बैठे थे, मतलब लोगों को पता भी नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। तो जनरल डायर जो है वो एंट्री किए थे जलियांवाला बाग में, उन्होंने सारी जो एंट्री एग्जिट जो भी गेट्स थे उसको बंद करवा दिया था और अपनी पूरी सैन्य सेना को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि लोगों पे गोलियां बरसाना शुरू कर दो। उन्होंने बिना किसी अलार्म के, बिना कुछ कहे लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू की और इसमें जो जनसमुदाय में आपके औरत थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, ठीक है, हर वर्ग के लोग थे, तो सबके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और इसमें न जाने कितने लोग मारे गए। ठीक है, तो ये था आपका जलियांवाला बाग और इसमें जो आपका नाम जुड़ा है वो जुड़ा है आपका जनरल डायर का। और जनरल डायर से जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जनरल डायर ने ये कहा कि मैं लोगों के दिलों में दहशत बैठाना चाहता था ताकि वो आगे चल के कभी भी इस प्रकार से ब्रिटिश राज के खिलाफ कोई काम ना कर सकें। और जब ये जनरल डायर के जो एक विभत्स घटना की बात फैली, जलियांवाला बाग की जब खबर फैली, तो इसके दुख से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है बहुत ही गुस्से और बहुत ही दुख में जो है उनको जो एक उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, उसको अंग्रेज सरकार को वापस कर दिया गया था। देखिए नाइटहुड क्या होता है, इट इज़ एन ऑनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस। ठीक है, नाइटहुड माने एक ऐसी उपाधि होती है जो कि किसी के लिए अच्छे समाज सेवा के लिए या एक्सेप्शनली जो एक व्यक्तिगत किसी काम के लिए जो उसने लोगों के लिए किया उसके लिए उपाधि के रूप में उसको दी जाती है। तो ये उन्होंने अंग्रेज़ों को जो है वो वापस कर दी थी। ओके, अब हम आगे देखते हैं। नाउ during the Rowlatt Satyagraha, the participants tried to ensure that that Muslims and Hindus were united in all fight against the British rule. ठीक है, तो अब ये जो रौलत सत्याग्रह हुआ था इसमें जितने भी लोग जो कि इसमें भागीदार थे, जिन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने पूरी तरीके से इस बात की श्योरिटी ली कि जितने भी हिंदू और मुस्लिम हैं वे सब एक हो जाएं, ठीक है, उनमें एकता बन जाए और वो सब मिलकर फिर जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज़ उठाएं। सो दिस वॉज ऑल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी हु ऑलवेज सॉ India as a land of all the people and who lived in the country, Hindus, Muslims, and those of other religions. He was need that Hindus and Muslims support each other in any just cause. ठीक है, तो अब ये जो है रॉलेट सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी इन्होंने सारे भारतवर्ष को कहा कि ये सभी लोगों का एक देश है जिसमें सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें और सब लोग एक दूसरे को सहारा दें। ठीक है, और कोई भी बात होती तो उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर उस चीज़ का सामना करें। ठीक है, तो ये है आपका रॉलेट एक्ट। अब अगला है आपका खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको कि हम आपकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और रॉलेट सत्याग्रह के बाद अब हम लोग अगली क्लास में अगला टॉपिक कवर करेंगे। सो टिल दैट क्लास, टिल दैट टाइम, सी यू, बाय बाय।